मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में विकास कार्यों की प्रगति और मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के मद्देनजर आपदा से निपटने की तैयारियों पर चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से सभी सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है। राज्य के अधिकतर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट तो कहीं रेड अलर्ट जारी है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में छात्रों की समस्या को लेकर शुरू किया गया आमरण अनशन आज अपने 6वें दिन भी प्रवेश कर चुका है और आज उस अभियान को कई वरिष्ठ और सक्रिय छात्र नेताओं ने भी समर्थन दिया। छात्रों का कहना है कि परीक्षा परिणाम, प्रवेश प्रक्रिया और महाविद्यालय में फैकल्टी और सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाया जा रहा है। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं ने जुलूस निकाला और जिला अधिकारी कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं ने कॉलेज प्रशासन से कल रात पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बर्बरता पर विरोध जताया और पुलिस के साथ बातचीत कर यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले 10 दिनों से महाविद्यालय उत्तरकाशी में, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में कुछ छात्र छात्रा अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और वह आमरण अनशन अपनी वो मांगे हैं जो विश्वविद्यालय स्तर की मांगे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय ने एक मजाक बना दिया है और इन छात्रों के साथ, इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसमें कि इन छात्रों के एक रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है कि मैं आकाश भट्ट हूँ तो मेरा रिजल्ट 2 बार आ रहा है और उस रिजल्ट के साथ मेरी एक, अगर पॉलिटिकल साइंस में मेरी बैक है तो उस बैक को मैं यदि क्लियर करता हूँ तो उसके साथ मेरी बैक 2 सब्जेक्ट में और लगा दी जा रही है। ये कारण सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ठेकेदारी प्रथा पर कॉपियां चेक करवा रही है, क्योंकि इन छात्रों ने आरटीआई के थ्रू भी अपनी कॉपियां मांगी हैं। उन कॉपियों में कहीं पर भी कोई सिग्नेचर मार्क नहीं है, कहीं पे कोई अंक नहीं है। लोग थे जो विश्वविद्यालय की मनमानी है, जिस तरह मनमानी अपना महाविद्यालय उत्तरकाशी बना रही है, चाहे हो प्रवेश हो, चाहे हो परीक्षा हो, चाहे हो परिणाम हो। महाविद्यालय मुख्य काम क्या होते हैं? प्रवेश परीक्षा परिणाम। प्रवेश में तो आपको पहले सर्वप्रथम हमारे जो प्रवेश होते हैं उन्हें, जो नए छात्र आते हैं उन्हें सर्वप्रथम तो उनको सब्जेक्ट पूरे नए ढंग से नहीं मिल जाते हैं। जो बच्चा पॉलिटिकल लेना चाहता है, जो बच्चा हिस्ट्री लेना चाहता है, जो अगर वो कोई सब्जेक्ट पूरे नहीं मिल पाते हैं। डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा महाविद्यालय जिसमें बच्चों को अपने मन चाहे सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं, ये कहाँ की इनकी ये है नीति और शिक्षा नीति है, ये मैं इसको स्वीकार करता हूँ। अब जिस परीक्षा की बात करें, कई बच्चों को देखते हैं परीक्षा देते हैं जो विद्यालय से पढ़ के आते हैं, टॉपर से टॉपर बच्चे, उनको भी हर एक सेमेस्टर में बैग लग जाती है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जन सुनवाई आयोजित की, जहां कुल 81 शिकायतें दर्ज हुई हैं। डीएम ने शिकायतों को सुनने के साथ ही सड़कों की तुरंत मरम्मत शुरू करने और आगामी स्वच्छता पखवाड़े को बड़े स्तर पर सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों पर भी समीक्षा की और साफ कहा कि सभी विभाग अपने परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में प्रभावी साफ सफाई का अभियान चलाएं। ऐसे में डीएम मयूर दीक्षित ने यह भी दोहराया कि योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों का निस्तारण जनता को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में प्रशासन की प्राथमिकता रहने वाली है। देखिए, आज सोमवार को सुबह जनसुनवाई की गई, जिसमें अभी तक 81 शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर हुई है और सभी को हम लोगों ने सुना है। यहाँ पर शिकायतों के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू किया गया, साथ ही जिला योजना आदि में जो खर्च हुए हैं उसके बारे में रिव्यू किया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए कि तत्काल सड़कों की जो रिपेयरिंग है वो शुरू हो जाए, उसके बारे में रिव्यू किया गया है। और आने वाला जो स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता का जो हमारा पखवाड़ा शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए गए कि वो अपने अपने कार्यालयों परिसरों में और सभी आसपास के एरियाज में सफाई अभियान बेहद रूप से चलाएं। इसलिए डायरेक्शन भी हमारे यहाँ दिए गए। बद्रीनाथ में श्राद्ध पक्ष के चलते श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती ही जा रही है। बद्रीनाथ धाम में पितरों के पिंड दान तर्पण पूजन के लिए देश भर से तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। 16 दिन का श्राद्ध पक्ष धार्मिक अनुष्ठान अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्मकपाल तीर्थ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ऐसा माना जाता है कि अलकनंदा नदी के इस पावन तट पर स्थित ब्रह्मकपाल तीर्थ में पिंडदान करने से पितरों को सीधे मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष वास्तव में तो कल से ही प्रारंभ हो चुके थे। राष्ट्रपति जो पूर्णिमा है उसका श्राद्ध कल हो चुका है, परंतु आज पितृपक्ष
की जो प्रतिपदा है वो प्रारंभ हो चुकी है और इधर लोग प्रतीक्षा करते हैं आजकल कि हमारे वंशज जो हैं हमारे पिंड तर्पण इत्यादि श्राद्ध करेंगे और श्रद्धा से जो किया जाए उसी का नाम ही श्राद्ध है। और श्रद्धा विहितम विरहितम कर्म, जो श्रद्धा के विहीन कोई भी कर्म हो वो किसी फल को देने वाला नहीं होता है। इसलिए पितरों से यदि आशीर्वाद की अपेक्षा हो और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके लिए श्राद्ध में और पितर प्रतीक्षा करते हैं और इसलिए ये शरद ऋतु में जो प्रारंभ होने वाले जो श्राद्ध हैं आश्विन श्राद्ध में अवश्य पितरों का तर्पण और पिंडदान और अन्य श्राद्ध विधिवत करना चाहिए, जिससे कि पितर प्रसन्न होकर के अगर मैं धन धान्य जो कामना करो तो वो कामना अवश्य भगवान पितर लोग जो हैं पूर्ण करते हैं और हमको उसी से और हमारे घर में सुख समृद्धि उनका आशीर्वाद मिलता है। नमस्कार, जय बद्री विशाल। आज हमारे सनातन धर्म का जो पावन पर्व माना जाता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में केवल ये 15 दिन है जो पितरों को समर्पित है, तो इसको पितृपक्ष कहते हैं। इस तिथि पर हम पितरों के मोक्ष के लिए, गति के लिए, मुक्ति के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं। और बद्रिकाश्रम क्षेत्र में ब्रह्म कपाल में पितरों का श्राद्ध करने का महत्व है कि यहाँ पे श्राद्ध करने के बाद अन्य जगह श्राद्ध करवाना नहीं पड़ता है कि श्राद्धम कृत्वा कुशालाया पितृदृश्य भावनम अन्य क्षेत्रे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरित। जहाँ पे पिंडदान करने के पश्चात अन्य क्षेत्रों में केवल तर्पण करते हैं, पिंडदान बंद हो जाते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग बद्रिकाश्रम में आइए, अपने पितरों को मोक्ष प्रदान कर लेके बद्रिकाश्रम में आइए और अपने पितरों का पिंडदान करके उनको मुक्ति पथ के लिए, प्रस्थान के लिए उनको विसर्जित करिए। यहाँ से उनको पितृलोक की तरफ भेजिए, देवता बना के भेजिए। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय बद्री। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय आर प्रसन्ना के नेतृत्व में उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है। वहीं चमोली में बता दें कि अनुसचिव शेर बहादुर, अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार और निदेशक वीरेंद्र सिंह ने थराली, चेपड़ो और सोल घाटी समेत अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद अंतर मंत्रालय के केंद्रीय टीम ने जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी के साथ राजकीय पॉलिटेक्निक कुलसारी में आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर विस्तृत चर्चा की। ऐसे में चर्चा के दौरान जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने जिले के नंदानगर, थराली, चेपड़ो, देवाल में आपदा से हुए नुकसान और विभागीय परिसंपत्तियों की क्षति का प्रस्तुतिकरण दिखाते हुए विस्तृत जानकारी दी है। ऐसे में आपको बता दें कि अंतर मंत्रालय की केंद्रीय टीम को देखते हुए यहां पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां पर सभी क्षेत्रों का निरीक्षण कर लिया गया है। चमोली में आपदा से लगभग 1120 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति यहां पर हुई है। विभागवार परिसंपत्तियों के नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा के बाद अंतर मंत्रालय की टीम ने थराली बाजार क्षेत्र में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का भी जायजा लिया। केंद्र की टीम आई थी आपदा का निरीक्षण करने पूरे जनपद का, और हवाई सर्वे में नंदानगर, थराली, चेपड़ो सभी क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया गया। उसके अतिरिक्त एक प्रस्तुतिकरण पूरे जनपद का उनको दिया गया, जिसमें करीब 1120 करोड़ का जो क्षति का आंकलन अभी तक जिले में हमने आंकलन निकाला है, उसका विस्तृत जानकारी टीम को दी है। और टीम पूरी भ्रमण और प्रस्तुतिकरण से संतुष्ट है और आशा करते हैं कि जल्द ही जो हम विस्तृत रिपोर्ट भेजेंगे उस पर एक सकारात्मक कार्यवाही होगी। फौरी राहत तो राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। जिनके पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए थे मकान, उनको 5 लाख की राशि और मृत्यु के केस में 5 लाख की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार दिए जा रहे हैं। और बाकी जो SDRF के मानक के तहत क्षति हुई है उसमें भी जहां जहां हमारा आंकलन हो रहा है उसमें तहसील स्तर से दिया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार की ये आपदा से, जिस प्रकार की त्रासदी से इसमें पूरा उत्तराखंड पीड़ित है। और विशेष रूप से मैं कहूँगा कि थराली विधानसभा के चारों विकासखंड जो प्रभावित हुए हैं, निश्चित रूप से बहुत ही पीड़ादायक स्थिति हम सब लोगों की हुई है। और ऐसे में केंद्र की टीम का आकर के सर्वेक्षण करना
और यहाँ पर किस प्रकार की क्षति हुई है उसका मूल्यांकन करने के लिए यहाँ ना हमारे लिए एक राहत का काम करके गया है। आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके प्रयासों से भारत सरकार से आज 3 लोगों की टीम यहाँ पर आई थी। देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड के आयोजक विनोद गुप्ता और फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड फिल्म अवार्ड इस बार 6 दिसंबर 2025 को देहरादून में संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि फिल्मों का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेगा और 8 नवंबर शाम 5 बजे के बाद कोई भी एंट्री स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी फिल्मों का मूल्यांकन ज्यूरी कमेटी द्वारा किया जाएगा और 26 कैटेगरी में नॉमिनेशन होंगे। अवार्ड के लिए उत्तराखंड की सभी भाषाओं कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी समेत हर उत्तराखंडी बोली में बनी फिल्मों को शामिल किया जाएगा। जो 6 दिसंबर 2025 को देहरादून में संपन्न होगा, उस फिल्मों का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुआ है। 5 नवंबर तक उसका लास्ट डेट है। 5 नवंबर के बाद शाम 5 बजे के बाद किसी भी प्रोड्यूसर के फॉर्म को हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये कंप्लीट होने के बाद इसका प्रोसीजर शुरू होता है। जो जूरी कमेटी होती है, फिल्मों को देखती है। 26 कैटेगरी हमारी है। 26 कैटेगरी में नॉमिनेशन में जाती, नॉमिनेट नहीं होती, नॉमिनेशन में जाएगी। नॉमिनेशन के बाद कौन सी फिल्म किस कैटेगरी में क्या प्राप्त करती है वो जूरी की डिसीजन होता है। तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर स्टार्ट है। कौन सी फिल्में उत्तराखंड की हैं, गढ़वाली? उत्तराखंड की सभी लैंग्वेज, चाहे वो कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जौनसरी जो भी है बनी है, हम सभी भाषाओं के एक समूह बना के उसको अवार्ड देते हैं। किसी एक भाषा को नहीं, उत्तराखंडी लैंग्वेज की कोई भी भाषा हो हम उसको रजिस्टर करते हैं। ये देखिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है विनोद भाई के द्वारा। उत्तराखंडी अवार्ड की शुरुआत हो रही है। पहला कोरोना से पहले किया था, 21 में किया था ना हमने, 18 में। उसके बाद फिर उस तरह का निर्माण भी नहीं हुआ, फिर कोरोना आ गया। लेकिन अब जा कर के हमारी फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं। गढ़वाली पिक्चर या जौनसारी में बनने लगी, कुमाऊनी में बन रही है। तो अब इन सब चीज़ों को, फिल्मों को या सब भाषाओं की फिल्मों को एक मंच पर लाके जो सम्मान देने का आपने शुरुआत करी है, तो उसके लिए मुझे आपने जिम्मेदारी दी है, तो मैं उसको बड़ी खुशी से स्वीकार कर पा रहा हूँ कि जो मैं चाहता हूँ, जैसा मेरी सोच है, उसका ही एक अंश ये भी है कि उत्तराखंड के निर्माताओं को, कलाकारों को सम्मान मिलेगा, उनको आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। तो ये कदम बहुत बढ़िया है, सराहनीय है। और हर एक व्यक्ति को जैसे आयोजन होता है, जैसे भागवत लगता है, जैसे अखंड रामायण का आयोजन होता है, लोग सेवाएं देते हैं, वैसे ही उत्तराखंड से जुड़े हुए हर व्यक्ति को, कलाकार को, चाहे टेक्नीशियन हो, एडिटर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, आपकी फिल्म 2 साल में बनी हो ना बनी हो, आप सब इस आयोजन का हिस्सा हैं। यही मेरे लिए खुशी की बात है। उत्तराखंड से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बनाने वाले अभिनेता और निर्माता हेमंत पांडे ने HNN से खास बातचीत में बताया कि उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी, जिसका पहला आयोजन मुंबई में हुआ था। लेकिन अब यह अवार्ड शो देहरादून में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो उत्तराखंड की सभी भाषाओं में फिल्मों पर काम कर रहे हैं ताकि स्थायी संस्कृति और पहचान को बढ़ावा मिल सके। साथ ही आपदा, पलायन और प्रदेश से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से अपनी राय साझा की है। क्या कुछ आप भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मशहूर अभिनेता हेमंत पांडे जी हैं। सर, 2018 में से उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड की शुरुआत हुई थी और अब आप इसको जो है देहरादून में करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि जो युवा हैं, जो फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं, उनको कितना प्रेरित ये करेगा? ये बहुत बढ़िया प्रयास है, इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, गुप्ता जी का, क्योंकि 20-21 साल से वो भोजपुरी सिनेमा अवार्ड वहाँ कराते हैं। बॉम्बे में भी एक बार हमने उत्तराखंडी किया था अवार्ड, उसमें मैं भी इनके साथ शामिल था। लेकिन फिर कोरोना आ गया, ये हो गया, फिल्में नहीं बनी। और आज का समय ऐसा है कि फिल्में खूब अच्छी बन रही हैं हमारे उत्तराखंड की। तो उन निर्माताओं के लिए थोड़ा सा को हम यहाँ सम्मान मिल जाएगा, प्रोत्साहन मिल जाएगा, तो उन निर्माताओं की वजह से और ज़्यादा फिल्मों का निर्माण होगा। कलाकारों को मिलेगा मौका, चाहे टेक्नीशियन हो, हर विधा। 21 कैटेगरी है, उन 21 की 21 कैटेगरीज को सम्मान मिलेगा, अवार्ड मिलेगा।
हेमंत जी, आप क्योंकि उत्तराखंड में जो है चाहे वो कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, सभी भाषाओं में जो है आप फिल्मों में काम कर रहे हैं, किस तरह की फिल्में रहने वाली हैं और किस तरह से युवाओं को प्रेरित वो करेंगी? देखिए, मैं तो अभी एक जो फिल्म है वेलकम टू द जंगल अक्षय कुमार जी के साथ, वो एक शूटिंग कर रहा हूँ, और एक मेरी फिल्म है हॉन्टेड 2, वो विक्रम भट्ट जी की फिल्म है, बहुत बढ़िया 3D 4D पिक्चर है, वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इंडियन सिनेमा के हिसाब से वो पिक्चर रिलीज होगी हॉन्टेड 2। और इसी महीने एक यहाँ की उत्तराखंड की फिल्म मैंने की है बोलिया काका रावत जी की, तो वो यहाँ पे रिलीज होगी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपके अपनी भाषा में भी आप कुछ कर पा रहे हो, हिंदी में भी कुछ कर पा रहे हो, तो ये ईश्वर का आशीर्वाद ही मानता हूँ मैं तो इसको। आपने टीवी और फिल्मों में दोनों में काम किया, किस तरह से फ़र्क आप देखते हैं दोनों में? फ़र्क सब ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिंग तो एक्टिंग ही है, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म अलग है। टेलीविज़न अब तो टेलीविज़न में वैसा रहा नहीं, क्योंकि टेलीविज़न का जो है उसका रूप अब OTT ने ले लिया है, और फिल्में ही हैं। उत्तराखंड को डेस्टिनेशन हब बनाने के लिए, फिल्मों के लिए नई नीति का भी जो है लाई सरकार, और नई नीति से कितना फ़र्क पड़ रहा है, और आपको क्या लगता है कि जो फिल्में बॉलीवुड में वहाँ पर बनाई जा रही हैं, उत्तराखंड में अगर आकर वो शूटिंग करें तो कितना जो है फ़र्क महसूस होगा और कितनी अच्छी एक संदेश जाने का काम होगा? नहीं, अभी एक आपके 2-3 प्रश्नों में एक करके मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसकी वजह से निर्माताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है उत्तराखंड। पूरे देश में सबसे ज़्यादा शूटिंगें उत्तराखंड में हो रही है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और उस पॉलिसी की वजह से हमारे उत्तराखंड के निर्माताओं को बल मिल रहा है, पिक्चर बनाने के लिए सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरह से रीजनल फिल्मों के लिए 50% सब्सिडी की हुई है, तो ये कहीं न कहीं अपनी कला और संस्कृति के लिए सरकार का उठाया गया सराहनीय कदम है एक। और दूसरा ये कि हम अपने लिए हम जो भी कर रहे हैं, जैसे हम अपने गाँव में कुछ शूटिंग विलेज की एक शुरुआत की है पिथौरागढ़ से, अभी उस गांव किसी को गांव के लोकेशन चाहिए तो उसके लिए वो चीज़ हो जाए। और कहीं पे शूटिंग जब होती है ना, तो एक पर्यटन का हब भी बनता है वो। हमने क्रिश पिक्चर के दौरान जहाँ शूटिंग की थी, वो आज इतनी भीड़ होती है वहाँ, ऐसा हर उसके साथ होता है। और सिनेमा से प्रचारित होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है फिल्मों की वजह से, तो ये अच्छा प्रयास है। पंडित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पलायन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है उत्तराखंड के अंदर, और आप कैसे देखते हैं कि जो युवा पलायन कर बाहर अपने आप को जाते हैं कि काम मिल जाएगा, उनके लिए कितना अच्छा अवसर जो है यहाँ पर मिलेंगे? नहीं, कलाकार के लिए, इस फील्ड वालों के लिए पलायन कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो दिल्ली जाए, वो बम्बई जाए, वो हॉलीवुड जाए, ये तो बड़ी बात है। वो नहीं जाएगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन पलायन समस्या है, बेरोजगारी हमारी समस्या है, लेकिन सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पलायन नहीं है, क्योंकि जिसको शूटिंग करनी है वो स्विट्जरलैंड भी जाता है, जिसको गंगा में शूटिंग करनी है तो हरिद्वार ही आएगा, जिसको ऊपर पहाड़ों में शूटिंग करनी है वो उत्तराखंड में ही आएगा। इसमें वो चीज़ वैसे लागू नहीं होती, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे उत्तराखंड के कलाकार देश में, दुनिया में, बम्बई में टेक्नीशियन बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। यहीं एक ही जगह रह जाएंगे तो मेढक, क्या वो कुएं के मेढक रह जाएंगे, उसमें तो आगे बढ़ना है। लेकिन अभाव की वजह से पलायन हो रहा हो तो वो दर्द है, और वो दर्द हमेशा हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए, क्योंकि वो जब दर्द निकलेगा तब जा कर के उसके उपाय को हम धरातल में ठोक बजा करके उसका वहाँ पर उसको कार्यान्वित कर सकते हैं। मेरा अंतिम सवाल ये है आपसे कि आपदा इस बार हमने बहुत देखी है उत्तराखंड में, आपको नहीं लगता कि इस पर भी एक ऐसी मूवी को लाना चाहिए जो अवेयरनेस करे लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इसके पीछे मनुष्य भी एक बड़ा कारण है? नहीं, उसके लिए पिक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए हर व्यक्ति को भीतर से जगाने की आवश्यकता है कि जो आप अवैध जगहों पे आप अपना चाह रहे हो कि मैं अपना कुछ ऐसा कर लूँ, उसका परिणाम सरकार से नहीं भुगतोगे तो प्रकृति से तो भुगतना ही पड़ेगा। और प्राकृतिक आपदा में ये किसी के बस में भी नहीं है इसको नियंत्रित कर पाना, क्योंकि तभी तो उसका नाम ही प्राकृतिक आपदा है। तो उसके लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास करे, आम जनता अपनी तरफ से प्रयास करे, क्योंकि कहीं पे भी आपका एक बार पानी आया है तो 100 साल बाद भी वो पानी, अगर बाढ़ आएगी या कुछ ब्लास्ट होगा, बादल फटेगा, तो वो अपना रास्ता वो बना ही लेगा दोबारा। तो ऐसी जगहों पर अपना कुछ भी निर्माण करने से पहले हमको सोचना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आप सुन रहे थे फिल्म निर्माता हेमंत पांडे जी को, जिन्होंने तमाम बातों पर अपनी राय रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपदा के लिए जो है लोगों को जगाने की आवश्यकता है, इसके साथ साथ उन्होंने किस तरह से युवाओं को प्रेरित किया जा सकता है और कैसे नई नई फिल्मों को ला करके वह युवाओं को जुड़ने का काम कर रहे हैं। और उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड भी जल्द वो देहरादून में करने जा रहे हैं, जो कि पहले मुंबई शहरों में हुआ करता था।
कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, H24/7 देहरादून।